नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने चैप्टर 2 1950 से 1990 के अगले भाग के साथ प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि हमारे देश की कृषि के क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या महत्व है, और इसी के आधार पर अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे भारतीय देश की जो कृषि है वो किन समस्याओं से घिरी हुई है। तो उन्हीं समस्याओं की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो बच्चों, हमारे देश की जो कृषि है उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें हम इस ग्राफ के आधार पर देख सकते हैं। हमारी भारतीय कृषि जिन समस्याओं से घिरी है उनमें एक प्राकृतिक समस्याएं हैं, दूसरी तकनीकी समस्याएं हैं, तीसरी संस्थागत समस्याएं हैं, चौथी आर्थिक समस्याएं हैं और पांचवी अन्य समस्याएं हैं। अब प्राकृतिक समस्याएं क्या हैं बच्चों, इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। प्राकृतिक समस्याएं यानी कि प्रकृति हमारे कृषि को कैसे प्रभावित करती है। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में ही देखा कि जो प्रकृति है हमारे देश किस पर निर्भर कर रही है, पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है। यानी हमारी जो कृषि है वो प्रकृति के आधार पर ही चल रही है। यानी कि हमारे देश में क्या है, वर्षा की अनिश्चितता, कभी अच्छी बारिश होगी, कभी अच्छी बारिश नहीं होगी। तो इसका पूरा तरह से प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है, कृषि पर पड़ता है। कृषि के प्रभाव, कृषि के उपज पे पूरी तरह से प्रभाव कौन डाल रहा है, वर्षा की अनिश्चितता। तो ये एक प्रमुख समस्याएं हैं। दूसरा है भूमि क्षरण। भूमि क्षरण क्या है, बार बार एक ही भूमि पर जो कृषि की जाती है तो उसकी उर्वरता, उसकी उत्पादकता क्षमता को वो कम कर देता है। और ये उत्पादक क्षमता जो कम हो रही है इसके कारण क्या होगी, हमारे देश की कृषि उन्नत नहीं होगी। हमारे देश के अंदर क्या समस्याएं हैं, यानी ये वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रही है जिसके आधार पर भूमि क्षरण जो हो रही है उसको रोका जाए। हम लोग पहले परंपरागत तरीकों से क्या करते थे कि 1-2-3 साल खेती किए और फिर उस पर एक ब्रेक लगाए, उसे रोकते थे और फिर खेती करते थे। इससे क्या होता था, 1 साल का हमें नुकसान। इससे क्या हुआ, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं थी। और ये क्या हो रहा है, हमारे भूमि क्षरण को बढ़ा रहा है और कृषि की उत्पादकता को कम करता है। अगला है प्रकृति प्रकोप। तो प्राकृतिक समस्याओं में प्रकृति प्रकोप, यानी कभी के आप सभी बच्चे बिहार से हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि बिहार का एक क्षेत्र हमेशा किस चीज़ से डूबा रहता है, बाढ़ से, जिसके कारण वहाँ क्या होगी, खेती हो पाती है, बिल्कुल नहीं, अच्छे से नहीं हो पाती। और एक क्षेत्र क्या होता है, सूखे पे। यानी एक बिहार राज्य नहीं, हम अपने पूरे भारत की बातें करते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से पीड़ित होते हैं, कभी सूखा से हो जाते हैं, कभी वहाँ पे और भी कभी चक्रवात आते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये सारे प्रकृति प्रकोप है जो हमारे देश की कृषि को उन्नत होने नहीं देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका समाधान ढूंढा जा रहा है और आगे भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अगली जो समस्या है तकनीकी समस्या है। अब तकनीकी समस्या क्या है, तकनीकी बार बार हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ये शब्द। तो हमारे देश की तकनीकी समस्या क्या है, पहली है कि हम लोग उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, तो इन सारी समस्याओं से घिरी हुई है हमारे देश कृषि के क्षेत्र में। हमारे देश में जो नई टेक्नोलॉजी, यानी क्या कर रहे हैं, हम नए उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे, बीजों का प्रयोग नहीं कर रहे, नए टूल्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इन समस्याओं से हमें क्या करना है, एक बाहर निकलना है, एक उभरना है, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत और भी सारी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग हमारे देश में नहीं किया जाता। हमारे देश के बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता भी है कि आप उन्हें चाहकर भी सुधार नहीं पा रहे हैं। तो ये एक शिक्षा का भी अभाव है। तो ये टेक्नोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो आज हम पूरे विश्व में और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कृषि पे किया जा रहा है जिसमें हम बिल्कुल पीछे रह गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तकनीकी समस्याओं में उत्पादन की पुरानी तकनीक यानी परंपरागत तकनीक का प्रयोग कर रहे थे, उत्तम बीजों का अभाव और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। सभी जगह सिंचाई की सुविधाएं नहीं, सभी जगह नहर नहीं पहुंचे हैं, सभी जगह इतने तालाब नहीं हैं जिससे वो खेती पे सिंचाई की जा सके और खेती को और उत्तम किया जा सके, और परंपरागत फसल चक्र
जिसकी चर्चा अभी मैंने की कि भूमि क्षरण जो हो रही है, क्या कर रहे हैं हम, जो फसल चक्र है। फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र होता है कि खेती की उर्वरता उपज को बढ़ाने के लिए हम एक साइकिल के रूप में, यानी पहले जो साइकिल चलता है उसके आधार पर क्या करते हैं, फसलों को बदलते हैं ताकि किसी की उर्वरता, जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम ना हो। तो ये आज भी परंपरागत रूप से ही चल रही है। तो इन तकनीकी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। अगली है संस्थागत समस्याएं, भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन। आप बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उस समय क्या था, उस समय ये था कि उन्होंने एक जमींदारी प्रथा लाकर खड़ी कर दी थी। और इसके कारण क्या हुआ था, जो भूमि का विभाजन था कुछ वर्गों में अधिक था और किन्हीं के पास बिल्कुल नहीं था। तो हमारे देश में इस चीज़ की सबसे बड़ी समस्याएं थी कि जो किसान है, जिसे इंटरेस्ट है खेती करने में, उनके पास ज़मीन नहीं थे। और ज़मींदार को क्या चाहिए था, बैठे बिठाए उन्हें अपना लगान चाहिए था, उन्हें अपनी इनकम चाहिए थी। किसान किन समस्याओं से जूझ रहा है उनसे उनको कोई मतलब नहीं। तो ये संस्थागत समस्याएं हमारे भारतीय कृषि की रही, और ये जो अंग्रेजों से चली वो आगे भी चलते रही, क्योंकि एक परंपरा को बदलने में समय लगता है। तो ये धीरे धीरे इन समस्याओं को जूझा है। कौन जूझा है? हमारी भारतीय कृषि। अगली है दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली, यानी कि जो हमारी पूरी भूमि प्रणाली पूरी तरह से अव्यवस्थित थी और जिसके कारण भारतीय कृषि समस्याओं से घिरा हुआ था। अगली थी आर्थिक समस्याएं। ये क्या है, हमारे किसान बहुत ही गरीब थे, क्योंकि उन्हें इस तरह से बनाया ही गया था, उन्हें सिर्फ अपने किसी तरह से पेट भरना था और लोगों के लिए जमींदारों को क्या देना था, लगान देना था। तो ये परंपरा चलते आ रही थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे 1950 से 90 की जब बातें कर रहे हैं, तो हमारे बेचारे जो किसान थे वो गरीब थे, वो अपनी खेती के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो क्या करते थे, ऋण लेते थे। तो ऋण लेने के लिए भी उन्हें कहाँ निर्भर होना पड़ रहा था, महाजनों पे। और महाजन क्या करते थे, वो उन्हें काफ़ी ऊंचे दर पर ऋण देते थे, जिन्हें बेचारों को चुकाने में काफ़ी समस्याएं होती थी। तो ये आर्थिक समस्या थी। हमारे देश में उस समय इतने अच्छे बैंकिंग सिस्टम, साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिससे क्या हो रही थी, कृषि की समस्याएं थी। और दोषपूर्ण कृषि बाजार व्यवस्था है हमारे देश की। दोषपूर्ण कृषि बाजार व्यवस्था यानी कि जो किसान है वो अपना जो अनाज उगाते हैं, यानी अपनी जो भी पैदावार करते हैं, उसके लिए उन्हें उचित बाजार नहीं मिलते हैं, जिससे वो उन्हें अच्छे दामों पर बेच सकें और लाभ कमा सकें। यहाँ भी बिचौलिए काम करते हैं और जो किसान है उन्हें उच्च मूल्य नहीं मिलता है, और जो मार्केट में जो से दूसरे लोग बेच रहे हैं वो अधिक लाभ कमा लेते हैं। और बढ़ती हुई कृषि उत्पादक लागत, यानी ये एक समस्या है। आज क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो बीज वो लोग कम दामों में खरीद रहे थे, या जो भी उर्वरक खरीद रहे थे, या अपने के लिए जो भी सुविधाओं को प्रयोग करते हैं किसान, वो धीरे धीरे लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये एक आर्थिक समस्या है। अन्य समस्याओं में क्या है, अन्य समस्याओं में है कि भारत की जो जनता है, जो जनसंख्या है, उनकी निर्भरता आधी लगभग 50% किस पर होती है, कृषि पर। यानी बर्डन है कहाँ पर, एग्रीकल्चर पर। और ये अत्यधिक दबाव के कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी तो नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, बर्डन बढ़ रहे हैं। तो इससे हमारे कृषि में क्या हो रही है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धार्मिक और सामाजिक कारण भी हमारे देश के कृषि को पूरी तरह से प्रभावित करता है। और हमारे देश में कृषि अनुसंधान की भी जानकारी नहीं है। हमारी सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, बहुत सारे कार्य करती हैं, परंतु ये कार्य लोगों तक नहीं पहुंचते, उन किसानों तक नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण इन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हमारे देश की कृषि झेल रही हैं। तो अब आगे की जो चर्चा की जाएगी, इन्हीं समस्याओं का क्या समाधान हमारे देश में किया गया, क्या हम इन समस्याओं से उबर कर आए हैं, इन्हीं की चर्चा अब आगे हम लोग करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि हमारी जो भारतीय कृषि है वो कैसे समस्याओं से घिरी हुई है। तो उनकी समस्या प्राकृतिक भी है, संस्थागत भी है, तकनीकी भी है, आर्थिक भी है, और भी अन्य कारण है जिसके समस्याओं से भारतीय कृषि घिरी है। तो हमारे देश में कृषि की समस्याओं से उबरने के लिए ये 1950 से लेकर 1990 या फिर जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, उन पे कार्य किया गया। तो
तो ये कार्य किस प्रकार से किया गया? तो ये जो कार्य था बच्चों मुख्यतः 3 प्रकार से किया गया। एक किया गया आपको संस्थागत सुधार, दूसरा किया गया तकनीकी सुधार, और तीसरा जो किया गया वो अन्य सुधारों में हम लोग उसे कह सकते हैं। तो एक एक की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो पहला जो हमारा सुधार है वो है तकनीकी सुधार किया गया। अब बच्चों मैं बार बार एक ही चर्चा कर रही हूँ कि हमारा देश क्या कर रहा है, परंपरागत कृषि को झेल रहा था, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में तकनीकी सुधार की गई, जिसकी पहली बिंदु थी HYV बीजों का प्रयोग किया गया। तो बच्चों आप सभी ने हरित क्रांति के बारे में अवश्य सुना होगा। हरित क्रांति, हरित यानी हरा, क्रांति यानी एक रिवॉल्यूशन आया। कहाँ पर आया? हमारे कृषि के क्षेत्र पर आया, और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी HYV ने। ये क्या था? 1960 से 1970 के दशक में उस समय हमारे देश में एक प्रयोग किया गया, कृषि पर एक प्रयोग किया गया कि हमारे देश की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमने एक नए बीज का प्रयोग किया, और इस बीज के प्रयोग से हमने पाया कि हमारी जो उत्पादकता थी वो बढ़ी। अब HYV क्या थी? हाई यील्डिंग वैरायटी। जो परंपरागत बीज थे, जो किसान क्या करते थे, अनाज जो फसल कंप्लीट हुआ उसी में से कुछ अनाज स्टोर कर देते थे और उसी बीजों का प्रयोग वो अगली खेती में करते थे। उससे क्या होता था? उससे उनकी जो उत्पादक क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जाती थी। इसी के लिए ये प्रयोग किया गया, उत्तम बीज बनाए गए और इस पे कार्य किया गया। इससे क्या हुए? हमारी उत्पादक क्षमता बिल्कुल बढ़ गई। इसके लिए बच्चों आप लोगों को ये जानना अति आवश्यक है कि हमारे देश ने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की, और इसकी स्थापना 1963 में की गई। अब ये 1963 में जो इसकी स्थापना हुई, ये इसका मुख्य कार्य ये था कि भारतीय कृषि में जो परंपरागत बीजों का प्रयोग किया जा रहा है उसे क्या किया जाए? रोका जाए और उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। और इसका प्रमुख कार्य है कि हर बीजों का ये क्या करता है, एक परीक्षण की जाती है इस संस्था के अंतर्गत, और ये नए नए उन्नत और बीजों का उत्पादन किया जाता है, इसके लिए कार्य किया जाता है। तो भारतीय तकनीकी सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन लाई? HYV बीजों का प्रयोग। अब इसके प्रयोग में बच्चों ये जानना आवश्यक है आपको कि इसमें कुछ ही क्षेत्रों पे ज़्यादा विकास हुआ, कुछ सीमित क्षेत्रों पे हुआ, और कुछ ही खाद्यान्नों पे हुआ। इस खाद्यान्नों में कौन था? सबसे आगे गेहूं रहा, फिर धान रहा। परंतु ये एक अलग बदलाव था। ये हमारे देश की जो समस्याएं कृषि झेल रही थी उसमें क्या परंपरागत जो समस्याएं को झेल रही थी हमारी कृषि, वो क्या हुई? बदली। किससे बदली? उन्नत बीजों के प्रयोग से। तकनीकी सुधार में जो अगली सुधार हुई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। बच्चों जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे देश में क्या थी, जो उर्वरक थे वो परंपरागत उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा था, और इसी में एक विशेष बदलाव आया। हमारे देश में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा। ये भी एक हरित क्रांति का ही योगदान मान सकते हैं हम लोग, जिसके कारण क्या हुआ? टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया और उसमें सब बताया गया कि जो हम अपनी उर्वरकता, मिट्टी की जो उर्वरकता है उसे हम रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से बदल सकते हैं। तो एक तो हमारे देश की जो सोच है, हमारे देश के किसानों की जो सोच थी वो क्या थी कि हमें कुछ नहीं तो गोबर का प्रयोग करके अपने मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। जिसे ये बदला गया, ये लोगों तक यानी किसानों तक पहुंचाया गया कि उस पे लोग क्या हों, जागरूक हों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। अगली जो सुधार थी वो थी फसल सुरक्षा हेतु कीटनाशकों और कीटनाशकों का प्रयोग। अब हम लोग तब से यही चर्चा किए जा रहे हैं कि हमारे देश में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया, उत्तम बीजों का प्रयोग नहीं किया गया। यानी हमारे पास क्या यही समस्याएं थी? नहीं थी। हमारी कृषि में एक और भी बहुत बड़ी समस्याएं थी। वो समस्या थी कि हमारे किसान जो खेती करते थे उन फसलों को बहुत सारे कीट आकर क्या करते थे? बर्बाद कर देते थे। और इस कीट के कारण क्या होती थी, यदि बारिश भी अच्छी हुई है, हमने अच्छे उत्तम बीजों का भी प्रयोग किया, सब कुछ कर लिया, परंतु हमने क्या किया? कीटनाशक नहीं डाला, उसे क्या होगा? झुंड के झुंड कीट आते हैं और उस खेती को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो इस पे भी कार्य किया गया और इसके लिए हमारे देश में 1965 में
IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई, जो ये कार्य करती है कि किसी भी जो कृषि क्षेत्र में जो फसलें लगाई गई हैं वहाँ पे किस तरह के पेस्टिसाइड यानी कीट आते हैं, पेस्ट आते हैं, वहाँ कौन से पेस्टिसाइड हम प्रयोग कर सकते हैं, उनकी क्या लक्षण है, वो किस तरह से वहाँ हमला करते हैं, किस क्षेत्र पे कहाँ पे करते हैं, इन सभी पे कार्य किया जाता है IPM में। और उसके आधार पर क्या किया जाता है, हमारे समस्या यानी हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। अगला जो है हमारा खेती में यंत्रीकृत साधन, इसका तात्पर्य ये है कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे क्या किया गया, जो परंपरागत हल यानी हल का प्रयोग किया जाता था, मवेशियों के का सहारा लिया जाता था, वहाँ पे क्या किया गया, हमने ट्रैक्टर को लाया, नए नए बहुत सारे मशीन टूल्स जो ज़्यादा उपयोगी थे, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया गया। मशीनों के प्रयोग से क्या हुआ, मशीनों के प्रयोग के कारण हमारे देश की जो कृषि पे जो लागत आती थी वो धीरे धीरे कम हुई। अब ये लागत कम कैसे हो सकती है, ये इसलिए क्योंकि जब मैन पावर वहाँ काम कर रहा है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, वो समय ज़्यादा लेगा और कार्य की जो क्षमता होगी वो धीमी होगी। तो इन कारण इसमें सुधार लाया गया। हम जो एक हल के द्वारा जो खेत की जोत हो सकती थी वो एक ट्रैक्टर के द्वारा बहुत कम समय में कर लिया जाता है। और जो कटाई होती है, फिर आजकल जो क्रेशर मशीन है जिससे हम आराम से अनाजों को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को कहाँ लाया गया, एक तकनीकी सुधार की गई हमारे भारतीय कृषि में। अगली जो है हमारी सिंचाई का विस्तार किया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक सुधार थी कि सिंचाई का विस्तार किया गया। हम लोग पिछली कक्षाओं से चर्चा करते आ रहे हैं कि जितनी भी हमारे देश की कृषि एक समस्या से जूझ रही है वो क्या है, परंपरागत सिंचाई की सुविधा, यानी बारिश हुई तो हमारी खेती होगी और बगल में नदी है, नदी में पानी है तो हमारी खेती हो सकती है। तो इस पर ध्यान दिया गया। जगह जगह पे जहाँ नहर की सुविधा हो सकती है वहाँ नहरों को बनाया गया। जहाँ तालाब के द्वारा सिंचाई की जा सकती है वहाँ तालाब के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार की समस्याओं को जो टेक्निकल समस्याओं से मतलब टेक्निकल आधार पर, तकनीकी आधार पर जो हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते थे उन्हें ढूंढा गया और उन्हें किया गया। सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बहुत जगह क्या किया गया, छोटी, मध्यम और उच्च बहुउद्देशीय योजनाएं चलाई गई और इन योजनाओं के आधार पर भारतीय कृषि की जो तकनीकी समस्या का समाधान ढूंढा गया। अगली जो हमारी थी वो थी संस्थागत सुधार की गई। संस्थागत सुधार का तात्पर्य ये है कि हमारे देश की जो संस्थाएं काम कर रही थी हमारे कृषि पे, वो क्या कर रही थी, हमारे देश की कृषि की क्षमता को रोक रही थी। इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं, वो है हमारा भूमि सुधार। भूमि सुधार कृषि के क्षेत्र की सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस महत्वपूर्ण भूमिका में क्या है, भूमि जो हमारे देश की थी वो क्या थी, बिखरी हुई थी, कुछ लोगों के पास ज़्यादा थी, किन्हीं किसानों के पास नहीं थी। इन सभी समस्याओं को देखकर ये सुधार किए गए। उससे पहली बिंदु थी बिचौलियों का उन्मूलन किया गया। तो हमारे देश में क्या था, पर आपने जमींदारी प्रथा के बारे में सुना है। जमींदारी प्रथा में क्या हो रहा था, जमींदार थे वो अपनी ज़मीन किसानों को दे देते थे और वो क्या करते थे, उनसे खेती करवा कर और अधिक मात्रा में लगान लेकर अपना आय का एक स्रोत बना चुके थे और बेचारे किसान कुछ नहीं कर पाते थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। भारत में जमींदारी प्रथा को हटाया गया, इन बिचौलियों को हटाया गया कि जो भी कार्य है वो किसान जो कृषि जो एक्चुअल में किसान हैं उन्हें ये काम दिया जाए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि खेती कैसे की जा सकती। उन्हें एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के आधार पर भी वो काम कर रहे हैं। तो उन्हें बिचौलियों, ये जो जमींदार आ रहे थे और भी जैसे इन सभी चीज़ों को क्या किया गया, हटाया गया। भूमि सुधार में जो स्वामित्व वो लोग बनाए हुए थे कि हम लोग हैं भूमि के स्वामी, उन सभी चीज़ों पर कार्य किया गया और बिचौलियों का पूरी तरह से क्या एक तरह से उन्हें हटाकर किसानों से एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाया गया। तो ये पहली सुधार हुई। अगली जो सुधार थी वो था लगान का क्या किया गया, विनियमन।
यानी कि हमारे देश में लगान सिस्टम अंग्रेजों के साथ, जमींदारी प्रथा के साथ आई थी। बेचारे किसानों को लगान देना पड़ रहा था। तो ये क्या था? लगान यानी शोषण। तो किसी भी क्षेत्र में यदि विकास की बातें सोच रहे हैं और उन्हें शोषण किया जा रहा है तो क्या वो विकास कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसी के लिए क्या किया गया? किसानों से लगान से उन्हें मुक्ति दी गई। अब किसानों को कोई लगान नहीं देना पड़ेगा, वो खेती करेंगे। एक टैक्स सिस्टम आया, लेकिन वो अलग तरीके से आया। तो यानी कि किसी में जो संस्थागत सुधार थी, हमारी जो संस्थागत परंपरागत रूप से जो चली आ रही थी, वो परेशानियां क्या थी कि हमारे देशों में लगान लगाया जा रहा था, इसलिए लगान को हटाया गया और किसी के क्षेत्र में एक संस्थागत सुधार की गई। अगला जो हमारा था वो सुधार था हमारे देश में जो भूमि सुधार की गई, उसमें होल्डिंग का समेकन। होल्डिंग मतलब क्या? रोकना। हमारे देश की जो भूमि थी वो बहुत बिखरी हुई थी। कुछ भूमि कुछ एरिया में थी, कुछ भूमि दूसरे एरिया में थी, वो टुकड़ों में बटी हुई थी। तो इसके लिए हमारे देश में चकबंदी की व्यवस्था की गई। चकबंदी यानी जो टुकड़े टुकड़े जमीन थे उन्हें एक जगह लाया गया। अब लाने का क्या कारण था? लाने का कारण यही था कि कोई भी यदि जमीन टुकड़ों में बटा हुआ है और वहाँ हम कितनी भी टेक्नोलॉजी डाल देंगे तो उसकी उत्पादक क्षमता घट जाएगी। तो इसी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे देश में चकबंदी का प्रयोग किया गया और जो छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन थी उन्हें एक जगह का इकट्ठा करके एक किसान को दिया गया। और इसमें बहुत सारे कार्य किया गया कि किसी भी किसानों की जो ज़मीन जो बिखरी पड़ी थी वो इकट्ठा हो जाए और वहाँ वो अच्छे तरह से क्या कर सके? कृषि कर सके। तो ये चकबंदी की एक व्यवस्था लाई गई। अगली क्या की गई? हमारे देश में एक भूमि स्वामित्व पर प्रभाव पड़ा और अधिशेष भूमि पर पुनः वितरण किया गया। अब ये क्या था? इसको हम लोग कह सकते हैं लैंड सीलिंग। इंग्लिश में कह रहे हैं लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या किया गया? सीलिंग मतलब क्या होता है? सीलिंग का तात्पर्य ये है, ये इंग्लिश वर्ड है। आप सभी अपने घर के छतों को देखते हैं तो छत को क्या कहते हैं? सीलिंग कहते हैं। सीलिंग यानी क्या है? आपके जो एरिया है वो बंध गए, आप कहाँ तक रुक गए? ऊपर तक रुक गए। तो यहाँ लैंड सीलिंग की गई, लैंड की सीलिंग की गई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उस समय क्या था, कुछ लोगों के पास बहुत जमीन थे, बहुत सारा, यानी जमींदारों के पास क्या थे? जमीन ही जमीन थी और बेचारे किसानों के पास नहीं थी। तो उन पर एक तरह से ये प्रतिबंध लगाया गया, एक लिमिट बनाई गई कि आपको कितने जमीन रखने हैं और बाकी जमीनों को किसका स्वामित्व दे दिया गया? वो किसानों को, जो किसान थे। तो इस तरह से क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि जो जमींदार थे उन्हें कृषि पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके पास क्या था? भूमि थी। उन्हें क्या दिखाना था? मेरे पास लैंड पावर है। और उस लैंड पावर पे क्या करना था? वो बेचारे किसानों को हिस्सेदारी पट्टेदारी पर रखकर अनाज उगाते, जिससे वो लाभ कमाते और बेचारे किसान पूरे साल भर मेहनत करते। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया और हमारे देश में लैंड सीलिंग की गई और स्वामित्व जो थी वो बांटकर किसानों पे दी गई। अब जो चीज़ जिसका होता है, बच्चों इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। यदि कोई चीज़ वो आपकी है तो आप उसको क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि आपको उस पर वो आपका है। तो जब ये किसानों को ये दिया गया कि ये आप इस भूमि के स्वामित्व बन रहे हैं, तो उन्होंने खेती पे जी जान लगाकर ध्यान दिया और एग्रीकल्चर को और अच्छे से बढ़ाया। तो ये संस्थागत सुधार में था। अगली जो सुधार की गई संस्थागत सुधार के अंतर्गत, वो सुधार थी सहकारी खेती। सहकारी खेती यानी कि खेती करने के लिए क्रेडिट, जो किसान के पास अपने खेती करने के लिए उतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, वो उस पर उतना पैसा नहीं लगा सकते थे, तो इन असुविधाओं को सुविधाओं में बदला गया कि बहुत सारी वित्तीय व्यवस्थाएं की गई, जिससे क्या हो सके? किसानों को ऋण मिल सके, किसान अपनी खेती को बहुत आसानी से कर सके। इसके लिए बहुत सारी सहकारी बैंकों की स्थापना की गई और एक बैंक की भी स्थापना की गई, जिससे वो क्या कर सके? खेती के क्षेत्र को बढ़ावा दे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन सा आता है? नाबार्ड। बच्चों, आप लोग को जानना चाहिए कि 1982 में भारत में नाबार्ड की स्थापना की गई और इसका मुख्य कार्य है क्या? कि कृषि के क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना और किसानों को सहायता प्रदान करना। इस प्रकार ये संस्थागत सुधार हुए भारतीय कृषि पे।
अगले जो सुधार हुई उसे सामान्य सुधार के अंतर्गत रखा गया, यानी जो टेक्निकल थे, जो तकनीकी संस्थागत जो सारे सुधारों में जो बच गए वो सुधार, यानी हमारा कृषि इतने सारे समस्याओं का सामना कर रहा था, तो उन्हीं समस्याओं में जो रेस्ट बच गए थे वो सभी को कहाँ डाल दिया गया, हमारे सामान्य सुधार में। तो उसमें सबसे पहले आई सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, क्योंकि हमारे देश की कृषि पे एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा था, मानसून कृषि, यानी परंपरागत रूप से हमें कहाँ पर निर्भरता होनी पड़ रही थी, बारिश पे। तो इसकी समस्या को समाधान करने के लिए बड़े बड़े नहरों का निर्माण किया गया। इस सुधार के अंतर्गत आप ये जान सकते हैं बच्चों कि 1950 में लगभग 17% ही जमीन ऐसी थी जिन्हें सिंचाई सुविधाएं मिली हुई थी, और जो ये परिस्थितियां बदली और ये बदलकर 17 से 45% में आ गई। अब ये कैसे आए? ये इसलिए आए कि जगह जगह पे किसका निर्माण किया गया, नहरों से जोड़ा गया, नहरों का निर्माण हुआ, तालाबों का निर्माण कराया गया, और जिस क्षेत्रों में नदियां जा रही थी उनको वहां से कनेक्ट किया गया। तो ये सिंचाई की सुविधा पर कार्य किया गया। अगला जो सुविधा था वो ऋण की व्यवस्था की गई। अभी बच्चों मैंने तुरंत ही आपको बताया कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आप लोगों को एक बैंक नजर आ रहा है, ये नाबार्ड है जो मैंने अभी बताया। इसकी स्थापना कब की गई? 1982 में। इसका मुख्य कार्य यही है कि किसानों को क्या देना है, ऋण प्रदान करना है, ताकि वो अपना कार्य कर सके और कृषि के क्षेत्र में वो कभी भी उन्हें पीछे नहीं रहना पड़े। अगली जो बिंदु है, विनियमित बाजार और सहकारी विपणन समितियां बनाई गई। हमारे देश के किसानों की एक महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि उन्हें बाजार उपलब्ध नहीं थे, कि वो अपने जो उत्पादन किए गए सामान हैं उन्हें कहाँ बेचें। इसके लिए सरकार ने बाजार को स्थापना किया, बाजार की स्थापना की गई, और वहाँ पे सहकारी विपणन समितियों का भी स्थापना किया गया, जिसे वो क्या करते थे, वो किसानों के अनाजों को सही दामों पे खरीदते थे और उनके लिए खरीद बिक्री का कार्य होता था। यानी क्या होता था, बहुत सारे क्षेत्रों में अनाज को उगा दिया गया, लेकिन उन्हें वो पर्याप्त साधन नहीं प्राप्त थे जिससे वो ले जाकर बेच सकें और अपने लिए आय अर्जित कर सकें। तो इस पे भी कार्य किया गया। अगला इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य था, मूल्य समर्थन नीति लाई गई थी हमारे देश में, MSP। बच्चों इसकी चर्चा आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, क्योंकि हमारे देश में इसके लिए एक आंदोलन भी हुआ। अब ये MSP है क्या? मूल्य समर्थन नीति। सरकार क्या करती है, किसानों के अनाज के लिए पहले ही से एक कीमत निर्धारित कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि किसानों की जो खेती होती है वो क्या होती है, कभी अच्छी सुविधाएं नहीं हुई तो कभी उपज क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, और कभी उपज बहुत अच्छी होती है। इसके कारण किसानों के जो अनाज हैं वो क्या होगा, उन्हें कभी अच्छे मूल्य मिलेंगे और कभी नहीं मिलेंगे। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान को ढूंढकर सरकार ने चलाया गया MSP। MSP के अंतर्गत सरकार मिनिमम प्राइस सपोर्टिव प्राइस फिक्स करती है कि उससे कम दामों में कोई भी किसान के अनाज को नहीं खरीद सकता है। यानी इससे क्या होता है, किसानों को मिनिमम सपोर्ट, यानी कि उनके उत्पादन लागत को वो पूरा कर दे, भले वो प्रॉफिट ना कमाए बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना हो कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। इसी के लिए ये चलाया गया था MSP। और ये कमेटी क्या करती है, आप किसानों से अनाज को खरीदती है। आप सभी जैसे हमेशा सुनते हैं कि सरकार क्या करती है, गरीब लोगों में कम दामों में अनाज को देती है, बहुत सारे कार्य इस तरह के करती है। तो ये सब कार्य कहाँ से होते हैं? इसी जगह से। उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से खरीद लेती है और फिर उसे जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर देती है। इसी में और भी जो कार्य किए गए, हमारे कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं को लाया गया। उसी में एक था योजना, खाद्यान्न बैंक योजना बनाया गया। उसके बाद हाईटेक सिंचाई योजना बनाई गई, और फिर कृषि आय बीमा योजना बनाया गया, और राष्ट्रीय आय कृषि बीमा योजना। इन योजनाओं के आधार पर अन्य सुधार किए गए ताकि भारतीय कृषि जो समस्याओं से जूझ रही थी उन समस्याओं से उबर सके। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि भारतीय कृषि की समस्या को
सुधारने के लिए, समस्याओं से बाहर निकलने के लिए भारत में कैसे प्रावधान लाए गए, तकनीकी सुधार किए गए, संस्थागत सुधार किए गए और अन्य सुधार किए गए। इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा बच्चों कि हमने क्या किया, हरित क्रांति आई, हम उन्नत बीजों का प्रयोग करने लगे, हमारे देश में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी और हमारे देश में उसके कारण बहुत सारे बैंकिंग सुविधाएं आई। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ों को याद रखना है। मैंने इसके बीच में बहुत सारे नाम भी लिए हैं, जिसे हम अगले MCQ जब करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे तो उसकी चर्चा फिर से करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है मैंने क्या नाम लिया था, एक नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नाबार्ड, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का नाम लिया। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे तरह से याद करके आगे रखना है, क्योंकि ये आपके कंपटीशन, आगे किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो ये आपको कार्य करेगा। तो बच्चों, हम लोगों ने आज की जो चर्चाएं की हैं, इन चर्चाओं से हमने क्या सीखा है? तो इन चर्चाओं से हमने सीखा कि कोई भी जब समस्या आती है तो जब हम उन पर ध्यान देते हैं तो उनका समाधान भी आता है। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा कि कृषि की क्या क्या समस्याएं थी। तो कृषि में वही परंपरागत कृषि को चल रहे थे, टेक्निकल इशू थे, हमारे किसानों को साख की कमी थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उनके समाधान को ढूंढा गया और इसकी जो परिकल्पना की गई, इनके पीछे जो कार्य किया गया वो कहाँ किया गया? पंचवर्षीय योजनाओं में। पंचवर्षीय योजनाओं में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम की गई। उसमें क्या गया, जब हमने देखा कि पहली जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, जो पहली पंचवर्षीय योजना जो आई, वहाँ पे ये ध्यान दिया गया कि हमारे देश की कृषि पे जो निर्भरता है वो बहुत अधिक है, इसलिए पहली फोकस हम कृषि पर ही करेंगे। और इसी का परिणाम था कि पहली पंचवर्षीय योजना में हम कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे से विकास किए। और इसी कोई भी कार्य यदि हम किसी के क्षेत्र पे काम कर रहे हैं तो वो धीरे 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 होता है। और इसी पे वैज्ञानिकों का भी हमारे कृषि पे क्या हुआ, वो अंदर आए और इनके ऊपर कार्य किया, जिसका परिणाम था हरित क्रांति। तो बच्चों, हम आगे के जो अध्याय में जाएंगे पूरे एक विवरण के साथ आएंगे कि हरित क्रांति क्या है, हमारे देश में हरित क्रांति को लाया किसने और इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या ये पूरी तरह से सफल हुआ या कहीं विफलताओं को अभी सामना करना पड़ा। इन सभी चर्चाओं को हम अगली कक्षा में करेंगे। तो बच्चों, आप सभी के लिए कार्य है कि आप अच्छे से याद करें कि हमारे देश की कृषि की क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं। फिर हम लोग अगले अध्याय में मिलते हैं, अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।